मरहम के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सवाल आए स्पाइडर वेन से रिलेटेड. सो व्हाट आर स्पाइडर वेन्स? These are small, thin, red, purple or blue fine lines that may appear in the shape of webs, in the shape of branches and anywhere on the body, especially on the legs, buttocks and face. इसके अलावा इसको ब्रोकन थ्रेड्स भी कहते हैं और इसको ब्रोकन ब्लड वेसल्स का नाम भी दिया जाता है. If you want to get more information and want to get cure of it, then must watch my full video. अब Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Sara Ahmed, dermatologist, cosmetologist and aesthetic physician. I am working as designated dermatologist in Social Security Hospital, Lahore. I am also member of Pakistan Association of Dermatologists. आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ स्पाइडर वेन्स ऑन फेस, यानी खून की नमूदार होने वाली नालियाँ चेहरे पे क्यों होती हैं, क्या होती हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है. स्पाइडर वेन्स अगर तो चेहरे पे हैं तो उसका एक अलग नाम है जिसको कहते हैं टेलेंजेक्टेसियास. ये अगेन नीले रंग की, पर्पल रंग की, लाल रंग की नमूदार होने वाली खून की नालियाँ होती हैं जो कि किसी भी शेप में हो सकती हैं. लाइक वो पंक्टेड भी हो सकती हैं, वो वेब की शक्ल में भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट ब्रांचेज यानी शाखाओं की सूरत पे भी हो सकती हैं और वो चेहरे के गालों पे भी हो सकती हैं, चेहरे के नाक पे भी हो सकती हैं. अब इसकी जो वजूहात हैं उसमें मेन वजह जो है वो उसकी एंडोजेनस रीजन्स हैं, यानी कि इंटरनल रीजन्स हैं, जिसके अंदर मेन आ जाती है जेनेटिक्स. यानी कि जेनेटिक्स के अंदर एक तो ये कि आपके फैमिली में ये रन कर रही थी बीमारी और ये खून की नमूदार जो नालियाँ हैं ये इसलिए आपके अंदर इनहेरिट हो गई. इसके बाद आ जाता है जीनोडर्माटोसिस, जिसको कि हम डर्माटोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं. उसमें कुछ बीमारियां हैं जो कि आपको जीन्स में शामिल होती हैं और वो बचपन में ही बच्चों में शुरू हो जाती हैं. उसके अंदर चेहरे के ऊपर इसी तरह के लाल निशान वाली नालियाँ, उसके साथ फिर और डिफरेंट तरह के सिम्टम्स और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसके अंदर के अज़ा भी शामिल होते हैं, वो भी शामिल होती हैं. एक तो होगी वो वजह, लेकिन ऐसा मरीज़ आपको बचपन में ही प्रेजेंट करेगा. इसके बाद आ जाती है जेंडर, ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है. एज, वो ओल्ड एज में देखा गया है. उसके बाद जो है हार्मोनल कॉज, आई विल से द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न एंड द मोस्ट वैलिड रीज़न अगेंस्ट विच वी कैन गेट क्योर. इसमें आप एस्ट्रोजन्स का आपने नाम सुना होगा कि वे इट्स अ फीमेल हार्मोन. इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. यही वजह है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी, और फीमेल्स में जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं पहले से. जो फीमेल्स ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं उनके अंदर भी यही हार्मोन होता है. सो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ भी बीमारी ज़्यादा नमूदार हो जाती है. फिर मीनोपॉज, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है ओल्ड एज में, तब भी एस्ट्रोजन लेवल रेज होता है. और अगेन यानी कि फीमेल्स का ये एक मेन जो है एक डायलेमा है कि उनके अंदर जो बीमारी के होने का ना ज़्यादा चांस होता है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सोजेनस रीजंस भी हैं, यानी कि बैरूनी वजूहात भी हैं जो कि किसी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सन एक्सपोजर, यानी कि अगर किसी पेशेंट की स्किन सेंसिटिव है और सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहता है, आउटडोर काम ज़्यादा करता है, उसके अंदर चांस है कि उसको ज़्यादा बनेगी. फिर सीजनल चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, कभी स्किन ड्राई, कभी स्किन ऑयली, तो उसके साथ भी ये नालियाँ ज़्यादा नमूदार हो जाती हैं. इसके अलावा जो है जैसे कि मर्द हजरात अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी जो है ये अल्कोहल इटसेल्फ जो है वो खून की नालियों को ज़रा बड़ा कर देता है, मोटा कर देता है. तो उससे भी उन लोगों में भी ये मेल्स में ज़्यादा इस वजह से होता है. ये तो सारी वो वजूहात हो गई जो कि एक ख़ास जिसकी एक पर्टिकुलर रीज़न है. लेकिन इसके अलावा ना कुछ बीमारियाँ हैं, डर्मेटोलॉजिकल बीमारियाँ जो कि मल्टी ऑर्गन बीमारियाँ हैं, जिसके अंदर सिर्फ जिल्द नहीं बल्कि जिल्द के बाकी अज़ा भी शामिल होते हैं. तो उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसके अंदर इन चीज़ों के अलावा, चेहरे की इन तब्दीलियों के अलावा उसको जॉइंट पेन्स होते हैं, उसको जो है हाथों की उंगलियों का रंग बदलता है, पट्टे वीक हो जाते हैं और उसके किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेफड़े इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं. ये तो हो गई कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़. इसके अलावा एक बीमारी है रोजेशिया.
रोजेशिया को बहुत ज़्यादा जो है इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं इन टेलेंजेक्टेजियास के साथ, उसमें 50 to 60% पेशेंट रोजेशिया के ही होते हैं। लेकिन ये एक अलग सी बीमारी है जिसकी एक अलग रूट कॉज है। इसके अंदर ना सिर्फ ये खून की नालियाँ नमूदार होती हैं, बल्कि आपके जिल्द के ऊपर जो है ब्लशिंग या फ्लशिंग जो है वो भी नमूदार होती है। इसके साथ साथ पीले रंग के या सफ़ेद रंग के जो है या स्किन कलर के बहुत ज़्यादा दाने बनते हैं। नाक के अंदर बहुत ग्रॉस चेंज आता है, नाक बहुत मोटी हो जाती है, पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं, पोर्स के उसमें से डिस्चार्ज निकलता है, बेसिकली एक डिसफिगरमेंट हो जाती है नोज़ की। तो ये तो हो गया रोजेशिया। अब देखना ये है कि आपने जो ये वाले पेशेंट्स हैं, आपने पहले उसका फुली एवेलुएट करना होता है कि आइदर ये क्या इट्स ओनली लिमिटेड टू द फेस और इट्स ओनली लिमिटेड टू द वेसल्स और देयर इज सम सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। उसके लिए फिर हम पेशेंट का पूरा वर्कअप करवाते हैं, डिजीज़ को रूल आउट करते हैं। अगर सारी डिजीज़ रूल आउट हो जाती हैं, फिर हम एक पर्टिकुलर रूट कॉज पे पहुंचते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसके ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसके लिए जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो या तो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि जो मसला जो तकलीफ़ उसको उस वजह से महसूस हो रही है, जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट्स को सन बर्न होता है, सूरज में जाते हैं तो उनको बर्निंग होती है, इचिंग होती है और ब्लशिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। दूसरा, वो कॉस्मेटिकली एम्बेरसमेंट फील करते हैं, ये एक उनकी रीज़न होती है, तो इसको ट्रीट करना होता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे, और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसमें एक तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन्स का जो रोल है उसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हार्मोन्स में जैसे ओसीपीस ले रहा है पेशेंट तो वो ओसीपीस ना ले। अगर उसको जो है लीवर डिजीज़ है उसमें भी एस्ट्रोजन लेवल रेज होता है, अगर लीवर डिजीज़ है तो लीवर के टेस्ट जरूर करवाएं, उसको अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो उससे भी ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आप जो बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ लगाने वाली अद्वियात हैं, कुछ खाने वाली अद्वियात हैं। लगाने वाले में भी कुछ ड्रॉप्स होते हैं, वो भी आप डर्माटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ खाने वाली अद्वियात हैं, फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, लेज़र प्रोसीजर्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं। उसके अंदर मैं नाम लेना चाहूँगी IPL का, PDL का और इलेक्ट्रोकॉटरी का, फल्ग्रेशन का। लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो है स्क्लेरोथेरेपी, यानी कि जो वेसल बहुत बड़ी और प्रोमिनेंट और मोटी हो गई है उसको ख़त्म करना ही उसका इलाज है असल। और वो हम स्क्लेरोथेरेपी के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर के ख़ास किस्म का केमिकल जो है आप वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, उससे आप जो मैक्सिमम क्योर आपको उसी से मिलता है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन आपने एडवाइस करनी है, मॉइस्चराइजिंग उसको एडवाइस करनी है। विटामिन C क्रीम्स होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो भी जो स्किन डैमेज है उसको प्रिवेंट करेंगे। वो सेलिक्स के नाम से आती है, वो डिफरेंट सीरम्स के नाम से आती है। Spider veins are telangiectasias. They are just painless, but there's a little discomfort and facial disfigurement or cosmetically embarrassment that but you can feel. अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वायरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड आप कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मुझसे लेना चाहते हैं तो आई कार्ड पर प्रेस करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Hopefully my video helped you to know about what is spider veins and what are the reasons and how we will get cure of it. Thank you.